अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ इश्क बाय नूर आसिफ अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपने राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। जरान खानजादा ने मोबाइल से आहिल का नंबर डायल करते मोबाइल कान से लगाया था। जी भाई, आहिल के स्पीकर पर आवाज़ उभरी थी। कहाँ हो तुम आहिल? जरान ने अपना लहजा हत्ता अल मुमकिनान नॉर्मल रखा था। भाई मैं इस्लामाबाद में हूँ, अपने कुछ दोस्तों के साथ। खैरियत? आप क्यों पूछ रहे हैं? आहिल के झूठ पर जरान खानजादा ने अपने लब भींचे। खुद को बहुत खुद को कुछ भी सख्त कहने से रोका। आहिल झूठ मत बोलो, तुम इस वक्त जरताज के साथ हो, जरान ने तहम्मुल से कहा तो स्पीकर पर कुछ देर के लिए खामोशी छाई थी। आहिल, जरताज को इसके घर वापस ड्रॉप कर दो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। अगर जरताज के घर वालों को खबर हो गई वो तुम दोनों को जान से मार देंगे। आहिल की खामोशी महसूस करते जरान ने इसे नरमी से समझाने की कोशिश की। भाई मैं जरताज से मोहब्बत करता हूँ और जरताज मुझसे मोहब्बत करती है। मैं जरताज को किसी और का होता नहीं देख सकता। जरताज के घर वालों ने इसका जबरदस्ती रिश्ता तय कर दिया है। कुछ दिनों बाद इसकी शादी है। हम दोनों के पास इससे बेहतरीन ऑप्शन नहीं है कि हम भागकर शादी कर लें। आहिल का मजबूत अटल लहजा महसूस करके जरान परेशान हुआ था। आहिल, तुम अभी छोटे हो, ये शादी मोहब्बत का वक्त नहीं है। पहले तुम्हें कुछ बनना चाहिए, फिर शादी के मुतालिक सोचना। जरताज को वापस इसके घर छोड़ दो, इससे पहले कि इसके घर वालों को खबर हो। अब की बार जरान ने सख्ती से कहा। सॉरी भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जरताज को अपने एक दोस्त की तरफ ले जा रहा हूँ, इसके बाद हम दोनों अमेरिका चले जाएंगे। आहिल अपनी बात कहते फोन बंद कर चुका था। जरान ने जल्दी से आहिल का नंबर दोबारा डायल किया, मगर दूसरी तरफ से अब आहिल का नंबर ऑफ आ रहा था। जरान ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते मोबाइल डैशबोर्ड पर पटका। जरान ने कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद अपना माथा मसलते डैशबोर्ड से फोन उठाए रमजान को कॉल मिलाई। रमजान, आहिल को प्रोटेक्ट करो, किसी भी सूरत बाबरक, आहिल और जरताज को नुकसान न पहुंचाया जाए। खान साहब, आप फिक्र ना करें, मेरी बाबरक पर पूरी नजर है। खान साहब, आप मुझे ऐसा लग रहा है बाबरक को खबर हो चुकी है कि मैं इनका पीछा कर रहा हूँ। इसने 2 मरतबा अपना रूट चेंज किया है। अब इसकी गाड़ी आहिल की गाड़ी के पीछे नहीं है, मगर ऐसा लग रहा है वो मुझे डिच करने की कोशिश कर रहा है। वो आहिल की गाड़ी को फिलहाल यहाँ से निकलने देना चाहता है ताकि ये सब देख के मैं इसका पीछा करना छोड़ दूं। रमजान ने जरान को मुकम्मल सिचुएशन से आगाह किया। जानता हूं मैं वो इतनी आसानी से आहिल और जरताज का पीछा नहीं छोड़ेगा, मगर तुम बाबर की गाड़ी पर नजर रखो, वो बहुत चालाक है। वो बड़ी आसानी से तुम्हें धोखा दे सकता है। तुम बाबरक पर पूरी नजर रखो, वो आहिल और जरताज को किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचा पाए। जरान ने हुक्म देते फोन बंद कर दिया था। जरान भी इन लोगों से काफी दूर था, मगर रमजान की लोकेशन बता रही थी वो लोग अब मंगोरा के इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे वहां तक पहुंचते पहुंचते अभी पौना घंटा लगना था। इतनी देर में बाबरक, आहिल और जरताज को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, ये सोच सोच कर जरान की जान पर बनी हुई थी। इसने परेशानी से अपना माथा मसलते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। वो जल्द से जल्द बाबरक तक पहुंचना चाहता था। जरान बहुत इजलत में मंगोरा में मौजूद अपने गेस्ट हाउस में पहुंचा था। रमजान के फोन पर वो परेशानी और इजलत में यहाँ पहुंचा था। रमजान ने फोन पर बताया था बाबरक ने रास्ते में आहिल की गाड़ी पर फायर किया था, जिसके नतीजे में बाबरक की गाड़ी पर फायर करते इसे रोका था। वह रुक गया था, मगर थोड़ी देर बाद बाबरक ने अपना रूट चेंज कर लिया था, जिसके नतीजे इसने बाबरक का पीछा किया, मगर आगे जाके बाबरक की खाली गाड़ी मिली थी। रमजान के मुताबिक इसने अपनी गाड़ी बदली है, यानी ये सोची समझी प्लानिंग के मुताबिक था। इसने पहले से ही किसी और गाड़ी का बंदोबस्त कर रखा था। बाबरक रमजान को धोखा देने में कामयाब हो चुका था। अब आहिल की गाड़ी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। जरान का सबसे पहला शक मंगोरा में मौजूद अपने गेस्ट हाउस की तरफ गया था, इसीलिए वो बिना ताखिर किए यहाँ पहुंचा था। जहरान जब गेस्ट हाउस में दाखिल हुआ तो वहां भी कोई मुलाजिम नहीं था। गेस्ट हाउस मुकम्मल खाली था। जहरान एक कमरे से आती आवाज को सुनते अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर वो दरवाजे में ही मुजम्मद हुआ। आहिल जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। इसकी टांगों पर फायर किए गए थे। इसके खून पर पूरा फर्श भीग रहा था। बाबरक सफाक मुस्कुराहट लबों पर सजाए जरताज की कनपटी पिस्टल ताने खड़ा था। जरताज की कमरे में गूंजती सिसकियां और आहिल की दर्दनाक चीखें सुनते और बेरोज अब कहके लगा रहे थे। बेरोज ने जरान खान को देखते ही अपनी बंदूक का रुख जरान की तरफ किया।
زران خان زادہ بے یقینی سے پتھرائی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا. اسے بابرک سے اتنی بے رحمی کی توقع نہیں تھی جو بنا کسی وجہ سے آہل کو اتنی بے دردی سے گولیاں مار چکا. زرتاج کی شال اس کے قدموں میں پڑی تھی. پیروز جن نظروں سے زرتاج کو دیکھ رہا تھا یہ دیکھ زران خان زادہ نے ضبط سے اپنی مٹھی بھینچی. بابرک تو شاید کسی بھی عورت کی عزت نہ کرنا بھول چکا تھا. وہ اسے اپنی دشمنی میں صحیح اور غلط کی تمیز بھول چکا تھا. کیا ہوا لالا؟ رک کیوں گیا ہو تم؟ آگے بڑھو، گولی چلاؤ ہم پر، بابرک نے گونجدار آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا. یہ کیا کیا ہے تم نے بابرک؟ تم نے آہل کو کیوں مارا؟ زران نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کا رخ بابرک کی طرف کیا. لالا اپنی پسٹل نیچے کر لو ورنہ پیروز تمہیں مار ڈالے گا. اور میں زرتاج کو بابرک اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے عجب سے انداز میں مسکرایا. زران نے اپنی پسٹل کا رخ ابھی تک بابرک پر رکھا تھا اور پیروز کی بندوق زران کا رخ زران کی طرف تھا. لالا تم امریکہ سے پڑھ لکھ کر آیا ہے مگر آج تم ہم جیسے ان پڑھ انسان کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا. آہل اور زرتاج تو بہانہ تھا. ہم تمہیں یہاں بلانا چاہتا تھا تاکہ تمہیں یہاں بلا کر تمہیں تمہاری موت دے سکوں جس کا ہم جانے کب سے انتظار کر رہا ہے. تم نے ہم پر حملہ کروایا تھا. ہم نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا تمہیں ایسی موت دے گا کہ موت کو بھی تم پر ترس آ جائے گا. بابرک دہشت ناک آواز میں دھاڑا تھا. بابرک کے دھاڑ پر زرتاج کے بدن میں کپکپاہٹ میں اضافہ ہوا تھا. وہ ہچکیوں کی صورت میں رونے لگی. بابرک تم نے مجھے ہی مارنا تھا. اس سب میں آہل اور زرتاج کیوں گھسیٹا؟ زران نے بابرک کو سرخ آنکھوں سے گھورتے سوال کیا. کیونکہ ہمیں تمہارے قتل کا الزام بھی تو کسی پر لگانا تھا. اب ہم تمہارے قتل کا الزام آہل پر لگا دے گا. ایک تیر سے دو شکار. بابرک کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ نکلی. اچھا میرے قتل کا الزام آہل پر لگا کر سب سے کیا کہو گے؟ مجھے آہل نے کیوں مارا؟ زران نے پوچھتے ہوئے پسٹل کے ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھایا. نہ لالا یہ غلطی نہ کرنا. ادھر تم گولی چلائے گا ادھر زرتاج اور آہل کو ہم ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دے گا. بابرک نے زران کے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھتے دیکھ کر تنبیہ کی. بابرک انہیں چھوڑ دو. تم کسی بھی صورت یہاں سے بچ کر نہیں نکل سکتے. نہ ہی تم میرے قتل کا الزام آہل پر لگا سکتے ہو. جانے دو انہیں. اب کی بار زران چیخا تھا. لالا ساری پلاننگ کر چکا ہے ہم. تم فکر نہ کرو. ہم کہہ دے گا تم نے ابرش کے بھاگنے کی سزا آہل کو دینی چاہی تھی. بدلے میں آہل نے تم پر گولی چلا دی اور تم دونوں ایک دوسرے کو مارتے کتے کی موت مر گئے. بابرک اپنی بات کرتے کمینگی سے ہنسا جس پہ پیروز نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا تھا. اور زرتاج کے بارے میں سب کو کیا کہو گے؟ زاران نے زرتاج کو دیکھتے ہوئے کہا جو بابرک کے قریب کھڑی آہل کو دیکھتے زوروں قطار رو رہی تھی. زاران نے اس کی کنپٹی پر پسٹل رکھے اسے بازو سے سختی سے جکڑ رکھا تھا. وہ آہل کو دیکھتے ایک بچے کی طرح تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے کے لیے ہمک رہی تھی. یہی کہوں گا کہ وہ اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی. بابرک نے اپنی پسٹل کی نوک زرتاج کی کنپٹی پر پڑھائی. بابرک میری بات سنو. تمہاری جو بھی دشمنی ہے وہ میرے ساتھ ہے. تم نے جو بھی کرنا ہے میرے ساتھ کرو. زرتاج اور آہل کو جانے دو. اس میں ان دونوں کا کوئی قصور نہیں ہے. زران نے آہل کی حالت دیکھتے کہا جو درد سے کراہتے ہوئے اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا. اس کی ٹانگوں پر فائر کیے گئے تھے. آہل کے خون پر پورا فرش داغدار ہو چکا تھا. اپنی پسٹل زمین پر پھینک دو لالا ورنہ زرتاج اور آہل پر بنا کوئی رحم کھائے ان کے سینے میں ہم ساری گولیاں اتار دے گا. جہاں تک بات ہے ان کے بے قصور ہونے کی یہ دونوں قصوروار ہیں. یہ ہمارا گاؤں کی لڑکی بھگا کر لے جا رہا تھا. اس کو سزا دینا بنتا تھا. بابرک چیخا. بابرک تمہاری کہانی پر کوئی یقین نہیں کرے گا. تم یہ سب کہو گے اور تمہیں لگتا ہے کہ سب اس بات پر یقین کر لیں گے. آہل نے مجھے مار دیا. آہل اکیلا مجھے کیسے مار سکتا ہے؟ یہ بات سب جانتے ہیں کہ تم آہل کو پسند نہیں کرتے. سارا شک تم پر ہی جائے گا. تم مجھے مار کر بچ نہیں سکو گے. ارحام لالا تمہیں نہیں چھوڑے گا. زران نے اپنے پسٹل بابرک پر تانے اسے باتوں میں الجھانے کی کوشش کی اور رمضان کے آنے تک بابرک کو روک کر رکھنا چاہتا تھا. اس کے موبائل کی لوکیشن آن تھی. یقیناً تھوڑی دیر رمضان اس تک ضرور پہنچ جاتا. تب تک اسے خود پر قابو پانا تھا. اس کی ذرا سی غلطی سے آہل اور زرتاج اپنی جان سے جا سکتے تھے. بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے تم لالا. دم خم ہے تمہاری بات میں. یہ چوزا تمہیں کہاں مار سکتا ہے؟ بابرک آہل کی طرف اشارہ کرتے عجیب سے انداز میں ہنسا تھا. کیا کروں پیروز خان؟ بابرک نے پیروں کی طرف دیکھا. پیروز بابرک کی بات پر مسکرایا. دوسرے ہی لمحے بابرک کی پسٹل سے نکلتی گولی پیروز کا سینہ چیر چکی تھی. پیروز اسی لمحے زمین پر ڈھیر ہوا تھا. زاران نے اپنی پسٹل پر گرفت مضبوط کرتے بابرک کو ملامتی نظروں سے دیکھا.
इसे बाबरा की हर चीज की तवक्को थी। खुदा के लिए हमको जाने दो। जरताज ये देखते थर थर कांपने बोली, जाने दूंगा, पहले मैं अपने लाला को ऊपर पहुंचाऊंगा, फिर तुम्हें भी ऊपर पहुंचाऊंगा। बाबरक ने कहते हुए जरताज के बाजू को सख्ती से दबोचते से अपने करीब मजीद करीब किया। लाला अपनी पिस्टल जमीन पर फेंक दो, वरना जरताज भी पेरोज की तरह अपनी जान से जाएगा। तुम्हें पता चल गया होगा हम किसी को भी जान से मार सकता है, इसलिए तुम्हारा बेहतरी इसी में है, अपना पिस्टल जमीन पर फेंक दो। तुम्हारी वजह से एक मासूम सा खूबसूरत लड़की जान से जाएगा। हमको यकीन है तुम इतना हसीन लड़की का जान अपने सर पर कभी नहीं लेगा, इसलिए अपनी पिस्टल जमीन पर फेंक दो। बाबरक ने अपनी पिस्टल के ट्रिगर पर अपनी उंगली का दबाव बढ़ाया था। ज़ारा ने यह देखते फौरन से पिस्टल जमीन पर फेंक दी थी। समझदार है तुम, बाबरक ने ऊंचा कहकर लगाया। अब तुम सोच रहा होगा हमने पेरोज को क्यों मारा। बाबरक ने फलक शगाफ कहका लगाया। जरान ने फलक शगाफ कहके सुनते इसे सड़ सुर्ख आंखों से घूर रहा था। तुम्हें आहिल नहीं मार सकता, मगर पेरोज तो मार सकता है ना। पेरोज जरताज से मोहब्बत करता था, इसने आहिल और जरताज का पीछा किया और जरताज को आहिल ने मार दिया। तुमने आहिल को और जरताज को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। पेरोज ने मरते मरते तुम्हारे सीने में गोली चला दी और तुम मौके पर ही ढेर हो गया। जब तक हम पहुंचा तुम सबका काम खलास हो गया था। बाबरक ने अपनी गर्दन पर चाकू की तरह हाथ रखते ज़ारान को कमीनगी से आंख मारी। ज़ारान ने अपनी नजरों का रुख अपने कदमों के पास पड़ी पिस्टल पर किया। बाबरक को मारना अब इसके लिए आसान था। पेरोज को मारकर बाबरक ने इसकी मुश्किल आसान कर दी थी। सिर्फ एक बार पिस्टल ज़रान के हाथों में आ जाती। ज़रान ने बाबरक को देखा जो जरताज पर पिस्टल ताने अपनी बातों में मगन था। हमारा इस बात पर यकीन करेंगे और मरने के बाद तुम्हें सब हीरो के तौर पर याद रखेंगे। अपनी भागी हुई मंगेतर के भाई की खातिर तुमने अपनी जान गंवा दी। तुम तो सच्चा आशिक निकला। लोग हीर रांझा की जगह तुम्हारा दास्तान याद रखेगा। तुम मर कर भी सबकी नजरों में जिंदा रहेगा। बाबरक अब पागलों की तरह ऊंचा ऊंचा हंस रहा था। जरताज ने बाबरक की तवज्जो बातों पर महसूस करते बाबरक ने से पिस्टल छीनने की कोशिश की। बाबरक ने जरताज के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ते इसे धक्का दिया। फर्श पर ऊंधे मुंह गिरी थी। इसी असना में ज़रान ने जमीन से अपनी पिस्टल उठाते बाबरक की टांग पर फायर कर दिया। बाबरक दर्द से बिलबिलाते बुरी तरह चीख उठा। बाबरक ने अपनी पिस्टल से ज़रान का निशाना ही लिया था कि मुआज रमजान अंदर दाखिल हुआ। इसने सिचुएशन को समझते बाबरक के सीने पर फायर कर दिए थे। रमजान! ज़रान ने रमजान को रोकना चाहा, मगर वो इस पर यके बाद दीगरे कई फायर कर चुका था। ज़रान गहरी सांस लेता बाबरक को देख रहा था, जो बेजान हालत पर जमीन पर ढेर था। लम्हों के खेल में सब खत्म हो गया था। जमीन पर 3 लोग बेहस वो हरकत पड़े थे। ज़रान ने बाबरक के पास पंजों के बल बैठते इसकी सांस चेक की, जो साकत हो चुकी थी। ज़रान ने अपनी आंखें मीचते गहरा सांस लिया और आहिल की तरफ बढ़ा, जिसकी सांसें बहुत मध्यम चल रही थी। असफंयार खान मर्दान खाने के लाउंज में बैठा संजीदा नजरों से ज़रान खानजादा को देख रहा था, जो खामोशी से सबके दरमियान बैठा हुआ था। आज बाबरक का सोइम था। मर्दान खाने में बड़े से लाउंज में इस वक्त बहुत से लोग ताजियत के लिए आए हुए थे। असफंयार खान की सुर्ख आंखें ज़रान खानजादा पर गड़ी हुई थी। बाबर की मौत की खबर ज़रान खान ने सबको दी थी। वही इसकी लाश हवेली लाया था। ज़रान खान ने सबको यही बताया कि डेरे पर पेरोज और बाबरक में किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में दोनों ने एक दूसरे को शूट कर दिया। मगर कल जब वो डेरे पर गया, वहां ऐसा कोई सबूत, कोई निशान नहीं मिला जिससे यह साबित हो सकता है कि पेरोज खान और बाबरक खान का किसी किस्म का कुछ झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में दोनों ने एक दूसरे पर फायर किए हों। असफंयार खान के लिए ये भी अचंभे की बात थी। ज़रान खानजादा तो बाबरक की मौत वाले दिन ही सुबह इस्लामाबाद चला आ गया था। फिर वो यहाँ पर इस दिन क्या कर रहा था? वो इस्लामाबाद से इतनी जल्दी क्यों वापस आए? असफंयार खान इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो इसे मिल नहीं रहे थे, मगर इसे पूरा यकीन था बाबरक की मौत में कोई ऐसा राज है जो इसे ज़रान खानजादा सबसे छुपा रहा था। असफंयार खान ने ज़रान खानजादा को सर्द नजरों से घूरते घूरते सोफे से उठते मर्दान खाने से बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। अपनी जेब से अपना फोन निकालते इसने अपने खास मुलाजिम, जो इसका पर्सनल बॉडीगार्ड भी था, इसे कॉल मिलाते बाबर की मौत के मुतालिक तमाम शवाहिद इकट्ठे करने को कहा। असफंयार खान अपने कमरे के मलहका टेरेस पर खड़ा जाने कब से सिगरेट फूंक रहा था। सीने में आग लगी थी। जो शवाहिद मुस्तफ़ा ने इकट्ठे किए थे, इस पे ज़रान खानजादा गिल्टी साबित हो रहा था। मुस्तफ़ा के मुताबिक बाबर
बाबरक और पेरोज की डेथ डेरे पर नहीं बल्कि मंगोरा में मौजूद इनके गेस्ट हाउस में हुई। बाबरक 4 दिन पहले अपनी गाड़ी में आहिल की गाड़ी का पीछा करता रहा और बाबरक की गाड़ी का पीछा जरान का पर्सनल गार्ड रमजान करता रहा। रास्ते में इन दोनों ने एक दूसरे की गाड़ी पर फायर भी किए थे। मुस्तफा से ही इसे पता चला था। आहिल गांव में किसी लड़की जरताज को पसंद करता था। इसी बात को लेकर बाबरक और आहिल की जरान के निकाह वाले दिन झड़प भी हुई थी। असफंयार खान ने अपनी सुर्ख आंखें अपने बाजू से भी दर्दी से रगड़ी। इसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि जरान खानजादा ने इसके भाई को मार दिया, वो भी इस आहिल के लिए। असफंयार कुछ हद तक वाकिफ था बाबरक की हरकतों के बारे में, मगर इस सब की सजा इसके भाई के लिए मौत नहीं हो सकती थी। जरान खानजादा ने अमरीश के भाई को बचाने के लिए इसके भाई को मार दिया, अपनी मोहब्बत पर अपनी दोस्ती कुर्बान कर दी। असफंयार खान ने अपने बाजू, अपनी आंखों में आई नमी एक बार फिर से साफ की थी। इसने अपने भाई के साथ अपने दोस्त को भी खो दिया था। यही बात इसका सीना चीर रही थी। जिस दोस्त की खातिर इसने अपनी मोहब्बत तक कुर्बान कर दी थी, इसी दोस्त ने इसके भाई को मारते हुए एक पल भी इसके मुतालिक नहीं सोचा था। असफंयार खान ने गहरे सांस लेते फिजा में सिगरेट का धुआं छोड़ा। इसके अंदर की घुटन बढ़ती जा रही थी। जरान ने इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो इसे धोखा नहीं दे सकता। बाबर सिर्फ उसका भाई नहीं बल्कि आबिर का शोहर भी था। वो कैसे अपनी बहन के शोहर को मार सकता है? असफंयार खान ने सिगरेट जमीन पर फेंकते इसे अपने शूज से नीचे मसला। वो अपने कमरे से निकलते जरान खानजादा के कमरे की तरफ बढ़ा। इसे जरान से बात करनी है थी। इसे पूछना था कि इससे इसके भाई को क्यों मारा। वो इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता था। असफन जरान खान के कमरे में दाखिल हुआ तो वह कमरे में मौजूद नहीं था। वह इसे तलाश करते मर्दान खाने में आया। मर्दान खाने के लाउंज से मलहका बरामदे में रेकिंग के पास खड़े वो शहराम खानजादा और जरान खानजादा को देखकर रुका था। जरान खानजादा और शहराम की पुश्त असफंयार खान की तरफ थी। इन दोनों ने बातों से इसे ठटक कर रुकने पर मजबूर कर दिया। लाला, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बाबरा की मौत की खुशी मनाऊं या फिर गम। शहराम ने जरान खानजादा को देखते बहुत तर्क से कहा। बाबरा की मौत ना सिर्फ इसकी हवेली के लिए बल्कि आबिर की जिंदगी में भी सुकून लेकर आई है। अगर बाबरा जिंदा रहता तो आबिर शायद इसी की तरह सूली पर लटकी रहती। बाबरा का अंजाम यही था। अच्छा हुआ इसे पेरोज ने मार दिया। जरान खानजादा की सफाकी से मबनी गुफ्तगू सुनकर असफंयार खान का अपने कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। इसने बरामदे में मौजूद पिलर का सहारा लिया था। लाला, मुझे एक बात और समझ नहीं आ रही, पेरोज ने क्यों बाबरक को मारा? पेरोज तो बाबरक का खास बंदा था। शहराम ने उलझन भरे अंदाज में जरान खानजादा से सवाल किया। तुम इसके मुतालिक ज्यादा ना सोचो, इसकी मौत ऐसे ही लिखी थी, तुम या मैं कुछ नहीं कर सकते। पेरोज और बाबरक के बीच किया हुआ इस बात को यही खत्म कर दो। बाबरक जैसा भी था, मगर बाबरक की मौत का गहरा सदमा दाजी असफंद और अलबत का काका को पहुंचा है। ये बात मुझे भी तकलीफ दे रही है। इसी तरह की बातें करके इन सबको ज्यादा तकलीफ होगी। जरान ने संजीदगी से बात खत्म की। जरान खानजादा का लहजा झूठ की चुगली खा रहा था, जिसे असफंयार खान बखूबी महसूस कर चुका था। वो शहराम के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सका, क्योंकि बाबरक को मारने वाला वही तो था। असफंयार खान अपने तमाम सवालों के जवाब मिल चुके थे। असफंयार खान मजीद वहां रुका न था। जो खुद को घसीटता अपने कमरे तक लाया, कदम मन मन भर के हो गए थे। असफंयार खान ने अपने कमरे में आते ही कमरे में रखी एक एक चीज उठाकर जमीन पर फेंक दी। ड्रेसिंग टेबल पर रखे तमाम परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे इसने एक बार ही सबके सब जमीन पर ढेर कर दिए थे। वह रुका नहीं था। कमरे में रखे कीमती वास, बेड पर मौजूद कंबल, तकिए, कुशन को पागलों की तरह जमीन पर फेंक रहा था। जरान खानजादा इतना सेल्फिश, इतना जालिम होगा, इसे अंदाजा न था। उसने अपनी बहन और अपनी मोहब्बत के लिए इसके भाई की कुर्बानी दे दी। सब कुछ खत्म हो गया था। दोस्ती, एतमाद, मान सब कुछ टूट कर चकनाचूर हो चुका था। दिल बंजर हुआ था। सालों की दोस्ती अपनी आखिरी सांस ले रही थी। असफंयार खान ने बुरी तरह चीखते हुए अपना सीना रब किया था। यहाँ इसे शदीद दर्द हो रहा था। वो अपने हवास खो रहा था। जरान खानजादा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने अपनी मोहब्बत के लिए ये सब किया। मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत के हाथों ऐसा दर्द दूंगा कि तुम तड़प कर मर जाओगे, मगर उफ नहीं कर सकोगे। अब इस तुम्हारी मोहब्बत नहीं, मेरी मोहब्बत भी है। मैं अब इसे तुम्हारी नजरों के सामने अपना बनाऊंगा। तुमने ये घटिया गेम खेलकर मेरे भाई को मुझसे जुदा किया है। अब मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही गेम खेलूंगा, तुम दर्द से बिलबिला कर रह जाओगे। कल का सूरज तुम्हारे लिए अंधेरी रात लेकर आएगा। तुम देखते जाओ जरान खानजादा मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे हाथों बेवफाई और नारसाई का ऐसा कर दूंगा, तुम तड़प कर अपनी एक एक सांस गंवा दोगे।
असलम यार खान अपना सीना रब करते चिल्लाया था। इसकी आंखों की बहती नमी सब कुछ बह चला था। यहाँ तक कि अब्रिश के लिए सच्ची मोहब्बत भी असलम यार खान सिगरेट सुलगाए लबों से लगाए कल के बारे में सोचने लगा था, जब इसने जारान खानजादा के कदमों तले से जमीन और सर आसमान खींचा था। अब्रिश तुम एक बार फिर से सोच लो, तुम ये सब बहुत जल्दबाजी में कर रही हो। जहला ने अपने सामने सोफे पर बैठी अब्रिश को समझाने की कोशिश की, जो पिछले 1 घंटे से सोफे पर टांगे ऊपर को समेटे किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। लाउंज में जहीन के घर से आए तोहफे तहाइफ रखे हुए थे। वो लोग भी अभी कुछ देर पहले अब्रिश को जहीन के नाम की अंगूठी पहना कर गए थे। कल रात को जहीन और अब्रिश के निकाह के साथ रुखसती भी थी। जहले बाबरा के जनाजे और कुल में शिरकत करके वापस आ गई थी। हवेली में अमीना खानम और समी अल्लाह खान इसके साथ रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था। वो अब्रिश की वजह से खुद किसी के सामने नजरें उठाने के काबिल न रही थी। मगर जब अब्रिश रात के अंधेरे में हवेली से भागी तो जहले को इस वक्त सिर्फ अब्रिश की फिक्र थी। अपनी बेटे से ज्यादा इन्हें किसी चीज की फिक्र नहीं थी। अगर अब्रिश को कुछ हो जाता वो खुद को कभी माफ न करती, इसलिए उन्होंने अब्रिश की जिद के आगे घुटने टेक दी। मगर अब्रिश अब जहीम से निकाह करना चाहती थी। इन्हें जहीम बज़ाहिर कोई खराबी नजर नहीं आती थी, मगर इनका दिल मुतमईन नहीं हो पा रहा था। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है, मजीद सोचने की गुंजाइश नहीं रहती। अब्रिश ने गैर मारे नुक्ते पर नजरें जमाए जवाब दिया। लेकिन अब्रिश तुम्हें इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत? ये निकाह कुछ दिनों के बाद भी हो सकता है, तब तक काहिल भी अमेरिका से आ जाता। जहला ने अब्रिश की गुमसुम कैफियत को देखते गहरा सांस लेते कहा, मामा आहिल का फोन तक तो उठा नहीं रहा, क्या पता वो कब आए। तब तक वो बहुत देर हो जानी थी। इससे पहले जवान खानजादा को खबर हुआ मैं ये निकाह करना चाहती हूँ। अगर वो इस्लामाबाद आ गया तो वो ये निकाह मुझे कभी नहीं करने देगा। अब्रिश ने इस बार जहले को देखते सपाट लहजे में कहा, अब्रिश मैं जरान की साइड नहीं ले रही, मगर तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए। तुम जरान से मोहब्बत करते हो, फिर ये बातें मायने नहीं रखती। मुझे यकीन है जरान तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा। जहले ने अब्रिश को रसानियत से समझाया, हर्ट वो मुझे कर चुका है मामा, एक बार नहीं बार बार। मुझे हर्ट किया है, जहां मोहब्बत हो वहां ही तो सब कुछ मायने रखता है। अगर मैं जरान से मोहब्बत ना करती तो मुझे इतनी तकलीफ इतनी अजियत ना होती जितनी मैं अब महसूस कर रही हूँ। और मोहब्बत की बात आप कर रही हैं मुझसे। आपने पापा से मोहब्बत की शादी की थी। पापा की मोहब्बत के लिए आपने अपने माँ बाप को सब कुछ छोड़ दिया था। क्या मिला आपको? रुसवाई, जिल्लत। जो इंसान शादी से पहले अपनी मोहब्बत जरखेज गुलाम की तरह ट्रीट करता था, वो शादी के बाद मुझसे कैसा रवैया रखेगा, कभी सोचा आपने? अब्रिश ने अब की बार अपने हाथ पर पहने जहीन के नाम की अंगूठी को देखते कहा। आंखें एकदम भीगी थी। इसने मुझ पर हाथ उठाया। ये आपके लिए छोटी बात है क्या? आपको पता है वो सबको अपनी मोहब्बत कहता है। आप ही मुझे बताएं, मोहब्बत के नाम पे मैंने हर बात मानी। इसने मुझसे निकाह करने को कहा, मैंने इसकी मोहब्बत से तस्लीम कम कर लिया। इसने रुखसती का कहा, मैंने माना। वो मुझे पर्दा करने को कह रहा था, मैंने वो भी मानने को तैयार थी। मगर इसने क्या किया? जहीन के साथ देखकर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, अपने लफ्जों में मेरे लिए तजलील की। मैं इसे सबके लिए कभी माफ नहीं कर सकती। मैंने पापा के इतने थप्पड़ खाए हैं कि मैं गिनती भूल चुकी हूँ। अब मैं अपने शौहर के थप्पड़ नहीं खा सकती। मैं डर डर कर खौफ के आलम में जिंदगी नहीं गुजार सकती। दिन में थप्पड़ खाकर रात को इसके बिस्तर की जीनत नहीं बन सकते। मैं आपकी तरह जिल्लत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझ में इतना हौसला नहीं। अब्रिश अपनी बात मुकम्मल करते रुकी नहीं थी। वो भागते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। जहले जानती थी वो कमरे में जाकर आखिरी मर्तबा अपनी मोहब्बत का मातम मनाना चाहती है। जहले ने अपनी नम आंखें अपने दुपट्टे से रगड़ी। इसकी जिंदगी का एक गलत फैसला इसे इसकी बेटी की खुशियों के आगे आकर खड़ा हो गया था। वो कभी सोच नहीं सकती थी। अब्रिश का नन्हा दिमाग इसे पिटने देखकर कैसी तकलीफ से गुजर रहा था। वो पाशा से पिटने के बाद हर दफा ऊंचा ऊंचा बहन करते अपनी गलती का मातम मनाती थी। इसमें वो भूल जाती थी कि कोने में कदरे में छुपी एक बेटी जिसकी तरह सहमते हुए इसकी चीखें सुनती थी। इन्हें आज फिर से अपनी गलती का शदो-मद से एहसास हुआ था। जो पाशा से शादी करके इसने की थी, वो गहरे सांस भरते खुद पर काबू पाने लगी। मगर इनके दिल की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। इन्हें काफी अरसे बाद फिर से पैनिक अटैक आया था। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़े। सारे टेबल से ड्रॉर से अपनी मेडिसिन निकालते मुंह में डालकर पानी से निकले। डाइनिंग टेबल से के गिर्द सब मर्द हाजिर हजरात अपनी निश्चितों पर विराजमान नाश्ता कर रहे थे। असफन यार खान कब से खाली प्लेट में चम्मच फेर रहा था। क्या हुआ असफन, तुम नाश्ता नहीं कर रहे? अरबत खान ने असफन यार खान के चेहरे पर छाए गैर मामूली तासुरात को देखकर परेशानी से पूछा। डाइनिंग टेबल पर
موجود سب نفوس اسفند یار خان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ زران خان جو اسفند یار خان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا، زران نے ناشتے سے ہاتھ روک کر اسفند پر نگاہ ڈالی، جو بابرک کی موت کے بعد ضرورت سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ اسفند کی بات چیت کے ساتھ بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ زران نے اسفند کی خاموشی کی وجہ بابرک کی موت کو قرار دے دیا تھا، اس لیے اس نے اس سے زیادہ قریب انہیں نہیں تھا، مگر آج اس کے چہرے کے نافہم تاثرات دیکھ کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ اسفند یار خان کو خود کی طرف سپاٹ نظروں سے دیکھتا پا کر زران مسکرایا۔ اسفند بھی جواباً مسکرایا، مگر سر پر اسرار سرد مسکراہٹ جسے زران نے ناسمجھی سے دیکھتے کرسی پر بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہوا۔ یہ اسفند یار خان کی آنکھیں تو نہ تھی۔ زران، مجھے ایک بات جاننی ہے تم سے، بابرک کی موت کیسے ہوئی؟ اسفند نے اربد کی بات کو اگنور کرتے زران خان زادہ کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ زران نے گہری سانس لیتے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی۔ سب ناشتے سے ہاتھ کھینچتے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اسفند یار خان کا سوال عجیب نہیں تھا، بلکہ اس کا لہجہ عجیب تھا، سرد برف سے مانند ٹھنڈا۔ چہرے کے تاثرات بھی کچھ عجیب تھے۔ میں نے بتایا تھا آپ سب کو، مجھے ڈیرے پر بیروز اور بابرک کے خون میں لت پت لاشیں ملی تھی۔ زران نے سب کو دیکھ کر تحمل سے بتایا۔ زران نے اسفند یار خان کو دیکھنے سے گریز برتا تھا۔ وہ اسفند یار خان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بابرک کی موت کا ذمہ دار نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو ان سب کا قصوروار سمجھ رہا تھا۔ لیکن تم تو اسلام آباد میں تھے، تم اسلام آباد سے اتنی جلدی کیوں واپس آئے؟ اسفند یار خان نے چپتے لہجے میں ایک سوال داغا تھا۔ اسفند کے سوال پر زران ایک بار پھر سے اضطرابی کیفیت میں کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ مجھے رمضان نے فون پر بابرک اور پیروز کے مرنے کی اطلاع دی تھی، تو میں نے یہ سنتے ہی فوراً اسلام آباد سے واپس آئے۔ زران نے اس بار بھی قدرے تحمل سے جواب دیا۔ وہ شاید سب سے ان سوالوں کی توقع کرتا تھا، مگر اسفند سے نہیں۔ وہ سوال نہیں کر رہا تھا، بلکہ تفتیش کر رہا تھا۔ اس کی تفتیش میں صرف اس کے لیے بے یقینی تھی۔ زران نے اپنی اضطرابی کیفیت پر قابو پاتے بظاہر خود کو پرسکون کیا۔ لیکن رمضان نے تمہیں ہی کیوں کال کی؟ اس نے مجھے کیوں نہیں کی؟ تمہیں اس نے اتنی دور بلایا، مگر ہم سب میں سے کسی کو انفارم کرنا کیوں ضروری نہیں سمجھا؟ تمہیں وہاں سے آنے میں 4 گھنٹے لگے، جبکہ ہم 10 منٹ میں وہاں پہنچ سکتے تھے۔ اسفند کے سر چپتے لہجے میں گہرے طنز کی بھی آمیزش تھی، جسے وہاں بیٹھ کر ایک نفوس نے محسوس کیا تھا۔ زران نے اسفند کے انداز پر لب بھینچے۔ اسفند یار کا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو۔ یہ سب زران بتا چکا ہے کہ وہ بابرک کی موت کی خبر سن کر گہرے شوق میں چلا گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، اسی لیے اس نے رمضان کو سب کو بتانے سے منع کیا تھا۔ ارحام نے اسفند کے انداز پر سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ لالا، اس بات پر آپ یقین کر سکتے ہیں، گھر والے کر سکتے ہیں، مگر میں نہیں۔ بابرک کی لاش ڈیرے پر 4 گھنٹے پڑی رہی، مگر ہم سب کو پتہ نہیں چلا۔ مگر زران خان زادہ کو اسلام آباد بیٹھے بیٹھے اطلاع مل گئی۔ اس بات میں کوئی سینس بنتی ہے؟ اسفند نے غصے سے چمچ پلیٹ پر زور سے پٹکا۔ زران اسفند کے انداز پر اپنی مٹھیاں بھیج کیا تھا۔ اسفند، یہ کس طرح بات کر رہا ہے تم ارحام سے؟ کیا کہنا چاہتا ہے تم؟ اگر ہمیں دیر خبر ملا بھی ہے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا بابرک تو اس دنیا سے چلا گیا تھا، دیر سے خبر ملتی یا جلدی، کیا فرق پڑتا ہے؟ اربد خان ضبط کی کیفیت میں انتہا کی تکلیف سے عالم میں بول رہے تھے۔ بابرک کے مرنے کے بعد وہ کافی مزمحل ہو چکے تھے۔ یہی حال سمیع اللہ خان کا تھا۔ وہ پریشانی اور اضطراب میں اسفند اور زران کو دیکھ رہے تھے۔ بات اتنی سیدھی نہیں تھی جتنا سب سمجھ رہے تھے۔ سمیع اللہ خان اسفند خان کے نافہم سرتا تاثرات اور زران کے ضبط کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر زمین پر نظریں گاڑے خود پر قابو پانے کی ناکام سعی کر رہے تھے۔ زران اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اسفند کے چہرے کی ایکسپریشن دیکھ رہا تھا، جہاں اس کے لیے عجیب سے نفرت، غصہ، اشتعال تھا۔ زران اب صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ وہ یہ اسفند یار نہیں تھا جس میں زران کی جان بستی تھی۔ شہرام، ارحام سب اسفند یار خان کو ہی دیکھ رہے تھے، جس کی سرخ آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ بابا، بات یہ ہے کہ زران جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے بابرک کی موت کی اصل وجہ اور جگہ سب سے چھپائی ہے۔ اسفند یار خان نے زران کو گھورتے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ اسفند کی بات پر سب نے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسفند، جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو، یہ پہیلیاں مت بجھواؤ، ہم آگے ہی بہت غم میں ہیں۔ اسی طرح کی باتیں کر کے تم ہمیں مزید پریشان کر رہا ہے۔ سمیع اللہ مزید خاموش نہیں رہ سکے تھے۔ وہ اس لیے بھاری باروب لہجے میں اسفند کو ٹوکا۔
दाजी बाबरक को पेरोज ने नहीं बल्कि आहिल ने मारा है। असफन की बात पर सब शौक के आलम में अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हुए थे। सिर्फ जरान खान ज्यादा ही था जो कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो असफन को संजीदगी से देखते बात को समझने की कोशिश कर रहा था। इसे असफन के सवालात के से लग रहा था असफन यार खान बाबरक की मौत का जिम्मेदार इसे ठहराएगा, मगर वो आहिल को कसूरवार गर्दान कर रहा था। लेकिन क्यों? ऐसी क्या बात असफन को पता चली कि वो ये सब कह रहा है? तुम होश में तो हो, तुम ये क्या कह रहे? दरीद खान शॉक की कैफियत में बोले, जी काका, मैं होश में हूँ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ पूरी तहकीक और अपने होशो हवास में कह रहा हूँ। बाबरक और पेरोज ने इस दिन आहिल की गाड़ी का पीछा किया था जिसमें वो सईद खान की बहन जरताज को कर लेकर जा रहा था। आहिल मंगोरा में मौजूद हमारे गेस्ट हाउस में रुका था। यकीनन इसकी चाबी इसे जरान नहीं दी थी होगी, क्योंकि जरान को इस सब किस्से के मुतालिक पहले से खबर थी। वो आहिल के साथ मिला हुआ था। बाबरक ने आहिल को कुछ दिन पहले वार्न किया था और इसे इसके गांव की लड़की जरताज से दूर रहे, मगर आहिल ने बाबरक की बात नहीं सुनी थी। इस बात की खबर भी जरान को है। असफन ने तंजिया मुस्कुराते हुए जरान को चेयर पर इत्मीनान से बैठे शोला बार निगाहों से घूरा। जरान का इत्मीनान से आग लगाया गया था। जब आहिल जरताज को गेस्ट रूम में लेकर दाखिल हुआ तो वहां पहले से ही बाबरक और पेरोज मौजूद थे। जरताज को इसके घर से भगाने पर आहिल और बाबरक के बीच झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में आहिल ने बिना सोचे समझे बाबरक और पेरोज पर गोलियां चला दी। बाबरक सिर्फ वहां आहिल को डराने गया था। इसका मकसद आहिल और जरताज को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, मगर आहिल ने बाबरक और पेरोज पर बिना सोचे समझे गोलियां चला दी और वो खुद जरताज को लेकर वहां से भाग गया। जरान ने आहिल को बचाने के लिए हम सबसे झूठ बोला। हसन यार खान ने जरान को सुख सर्द नजरों से देखते सारी हकीकत को मरोड़ तड़ोड़ कर बयान की थी। इसने जानबूझकर आहिल पर बाबरक की मौत का इल्जाम लगाया था, क्योंकि वह जरान खान ज़्यादा को बाबरक की मौत की अलग तरीके की सजा देना चाहता था। असलन तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन गलत है। तुम्हें लगता है आहिल बाबरक को मार सकता है? आहिल और बाबरक का झगड़ा जरूर हुआ था, मगर मेरे निकाह वाले दिन इसके बाद बाबरक और आहिल नहीं मिले। बाबरक और पेरोज की लाशें मुझे डेरे पर ही मिली थी। तुमने बाबरक की मौत का गहरा सदमा लिया है, इसलिए तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे। जरान ने चेयर से उठते सुकून से कहा, मैं कोई सदमा नहीं ले रहा। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। जिस दिन बाबरक की मौत हुई इस दिन आहिल इस दिन इधर ही मौजूद था। वो जिन रास्तों से गुजर रहा है वहां की फुटेज मेरे पास है। कहो तो जिस गाड़ी में आहिल और जरताज मौजूद थे इसका नंबर भी तुम्हें दे दूं। असफर ने टेबल पर दोनों हाथ जमाते जरा सा झुकते जरान को सर्द नजरों से घूरते सर्द लहजे में कहा। वो दोनों टेबल के आमने सामने ही खड़े थे। जरान असफर के अंदाज देखता अब नजरें झुकाए सर नफी में हिलाते फीका सा मुस्कुराया। बाबरक की मौत के बाद जरताज भी अपने घर से गायब है। आहिल भी जहले पुप्पो के साथ इस्लामाबाद नहीं है। असफर यार खान जरान के इत्मीनान को देखते टेबल पर जोर से हाथ मारते चिल्लाया, आहिल अमेरिका में है। जरान ने असफर के चिल्लाने पर समीउल्लाह को देखते धीमे पुरसुकून लहजे में बताया। जहले पुप्पो के मुताबिक आहिल ने आज से 4 दिन पहले अमेरिका की फ्लाइट ली है। मैंने पता करवाया, पिछले 4 दिनों में आहिल नाम के किसी पैसेंजर ने अमेरिका की कोई फ्लाइट बुक नहीं करवाई। असफर की बात पर सब अब मशफूक नजरों से जरान को देखा। ठीक है, तुम्हारी हर बात को सही मान लेते, तो फिर सबको बताओ आहिल है कहाँ? क्या इसके लिए इतना आसान था बाबरक और पेरोज को मारकर यहाँ से भागना? बच्चों जैसी बातें मत करो असफर। बी प्रैक्टिकल। बाबरक की मौत का जिम्मेदार पेरोज था। दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। बात इतनी सी है, तुम किसी बेकसूर को कसूरवार साबित नहीं कर सकते। जरान ने अब की बार टेबल पर जोरदार हाथ जमाते थोड़ा झुकते असफर यार खान की आंखों में देखते सर्द अंदाज में कहा। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।